नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बजट। और ये बजट की शुरुआत जो है बुगुटी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। और ये बजट जो है भारत में जो है आज़ादी के पूर्व से ही किया जाने लगा बजट जारी। तो इस समय पहले जो भारत में पहली बार 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को जेम्स विल्सन के द्वारा जो है जारी किया गया था बजट। वो उस समय के अर्थशास्त्री थे और 1924 ईस्वी में रेल बजट को मुख्य केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। और ये जो है एक्वर्ड कमिटी के द्वारा ये किया गया, इसको अलग कर दिया गया, जो कि वर्तमान समय में 2016 तक ये व्यवस्था जारी रही। और बाद में चलकर इसे जो है 2017 में इसे पहले जो है रेल बजट को अलग कर दिया जाता है और इसे आम बजट में मिला दिया जाता है। तो इस समय के दौरान जो है ये अरुण जेटली के कार्यकाल की बात है। 2016 तक, जब फरवरी मंथ के आखिरी दिन तक ये चला। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, हम आगे देखने वाले हैं तो आजाद भारत में जो है पहली बार जो है बजट पेश करने वाले थे आर के सनखन सखमू चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पहली बार भारत में जो है बजट को पेश किया था। और 1950 ईस्वी की बात करेंगे। 1950 ईस्वी में जब भारत के वित्त मंत्री जॉन मथाई थे, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा उन्हें देना पड़ा। वो हुआ ये था कि केंद्रीय बजट पेश होने से पहले ही इसे प्रिंटिंग प्रेस जब किया जा रहा था, उस समय ये लीक हो गया था। इसके बाद इस प्रिंटिंग जो प्रक्रिया को राष्ट्रपति भवन से हटाकर मिंटो रोड स्थित सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जिस कारण से इस बजट के बाद जॉन मथाई ने पहले इस अपना पद से इस्तीफा दे दिया था। और आपको हैरानी होगी, 1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही छपी होती थी। बाद में चलकर जब कांग्रेस सरकार ने इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में छापना प्रारंभ कर दिया था, ये उसमें बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय लोग जो है ब्रिटिश काल से अंग्रेजी में छपा करता था बजट। आगे चलकर ये जो है हिंदी में भी छपने लगा। इससे जो हिंदी क्षेत्र के नागरिक थे उनको काफी सुविधा महसूस हुई। और भारत के जो आप लोग नोट कर सकते हैं, हमारा भारत में जो पहली जो महिला वित्त मंत्री के तौर पर जिन्होंने पेश बजट किया था 1970 ईस्वी में, वो कोई और नहीं, भारत की जो है आयरन लेडी के नाम से जानी जाती इंदिरा गांधी जी थी। क्योंकि उस समय जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर का पद भी उन्हीं के पास हुआ करता था। और बाद में इसके ऐतिहासिक पहलू में हम कई जो है उतार चढ़ाव देखेंगे। तो उतार चढ़ाव में भी देखिए बात करेंगे बजट पेश करने में किस प्रकार के बदलाव आते हैं। तो 1999 ईस्वी से पहले यह बजट जो है फरवरी महीने के कार्य दिवस के में आता था और ये शाम 5 बजे जारी हुआ करता था। लेकिन वर्ष 1999 में ही यह परंपरा बदलते हुए यह जो है पेश करने का समय जो है 11 बजे कर दिया गया था। यह लेकिन 2017 में जो भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट का दिन जो है फरवरी दिन कर दिया था। इसके पीछे उन्होंने एक बेहतरीन तर्क दिया,
तर्क दिया कि बजट प्रस्ताव को मंजूरी के बाद 1 अप्रैल से ऐसा इसलिए क्या ताकि 1 अप्रैल से ये बजट लागू हो सके। इस कारण ये पक्ष था उनका। और 2016 में जैसा कि हमने बताया फरवरी मंथ के आखिरी दिन आम बजट पेश किया जाता था और साथ ही साथ 2017 में अरुण जेटली जो भारत के वित्त मंत्री थे उन्होंने यह दिन बदलकर 1 फरवरी कर दिया 2017 के पहले जैसा कि हमने एक्वर्ट कमेटी के द्वारा सिफारिश की गई थी रेलवे बजट को सेपरेट करने की बात किया गया था और बाद में चल के 2017 में रेल बजट को जो है इसे आम बजट में मर्ज कर दिया जाता है, मतलब इसे शामिल कर लिया जाता है। तो इस और चलिए आगे हम शुरुआत करते हैं यूनियन बजट 2026 भारत का 2026 से 27 का वित्तीय बजट। और इस साल जो है थीम रखा गया बजट का विकसित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। भारत किस प्रकार से विकसित करे इसको लेकर किया गया। तो ये जो अप्रूव किया जाता है बजट को यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसे अप्रूव किया जाता है और इसे जो प्रेजेंट अभी वर्तमान में जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसे जो है जारी किया और ये वर्तमान समय में जो है 9वीं बार इस बजट को पेश करने वाली वित्त मंत्री है। सबसे ज्यादा जो है बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है मोरारजी देसाई जी के पास है, जिन्होंने जो है 10 बार भारत की ओर से बजट को पेश किया। और इसके बाद जो आप लोग क्रमांक में लिख सकते हैं, फर्स्ट में मोरारजी देसाई ने 10 बार इसे फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर यूनियन बजट को पेश किया। इसके बाद जो है निर्मला सीतारमण जी का नंबर आता है, वो भी ज़्यादा पीछे नहीं है, 9 है। अभी बजट और दे सकती हैं क्योंकि अभी वर्तमान में जो सरकार में वो वित्त मंत्री है और अभी भी 2-4 साल बन सकती है, 2-4 बार और पेश। इसके बाद जो है तीसरा नंबर पर कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम, जिन्होंने भी 9 बार का टेन्योर पूरा कर दिया। इसके बाद भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके और वित्त मंत्री रह चुके प्रणब मुखर्जी जी 8 बार जो है बजट को पेश करने का उन्होंने काम किया। और भारत के जो उदारीकरण लाने वाले अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी 6 बार इसे पेश करने का काम किया और वर्तमान समय में इसे निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी 2026 को जारी किया जाता है संसद में। और इसमें यह बताया कि इकोनॉमिक इंडिकेटर इन्होंने बताया 7% ग्रोथ रेट रहा। देखिए इंक्रीज का डाटा बढ़ता हुआ। अब इसके संवैधानिक पहलुओं को भी हमें जानना चाहिए। तो बजट जो है जैसा कि हमने आपको बताया, बजट जो है हमारे संविधान में इस शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। ये एक टेक्निकल टर्म है जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि भारत के अनुच्छेद 112 में जिक्र किया गया है। और एक आर्टिकल 112 से 117 तक इसमें बताया गया, डिफाइन किया गया है वित्तीय मामले को जो है प्रेजेंट एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर 112 और 117 में दिया गया है किस प्रकार से फाइनेंशियल जो मामले होते हैं उसको किस प्रकार से खर्च किया जाएगा और आगे किया जाएगा। और आर्टिकल सिर्फ 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है, जिसमें भारत सरकार किस प्रकार से इस वर्ष में कितना खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर। और साथ ही साथ भारत के अनुच्छेद
114 में ये जिक्र किया गया है एप्रोप्रिएशन बिल का, नो विड्रॉल इज परमिटेड विथ इनेक्टेड ऑफ एप्रोप्रिएशन में, मतलब बिना सहमति के जो बिना विनियोग विधेयक पारित हुए, जिसका अर्थ होता है एप्रोप्रिएशन में विनियोग विधेयक, बिना किसी भी प्रकार के निकासी के अनुमति के, निकासी मतलब निकाला नहीं जा सकता है बिना अनुमति के। साथ ही साथ अनुच्छेद 266 में आप नोट करिएगा, आर्टिकल 2026 में ये जिक्र क्लियर कर दिया गया है, मैंडेट्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू ड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब जो है पार्लियामेंट में पहले से ये जरूरी कर दिया गया है, आप मनी यदि निकालते हैं तो आपको जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसे जो है कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है, जिसे संचित निधि के नाम से आप लोग जानते हैं। और इस बजट में जो है नोडल बॉडी किसी किसी रखा गया, नोडल बॉडी जो है बजट डिवीजन, बजट को विस्तार करते हैं, अलग करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसे आर्थिक तौर पर इस के क्षेत्रों में रखा गया है इकोनॉमिक अफेयर को, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है, वित्त का काम है। अब बात करेंगे फिस्कल स्ट्रेटजी, द 16th फाइनेंस कमीशन। अब 16वां जो है वित्त आयोग की हम बात करने जा रहे हैं, राजकोषीय और द 5-year आउटलुक। अब इसमें हम जिक्र करेंगे 5 सालों का, ये जो है 5 साल मतलब अपकमिंग का बात किया जा रहा है, विकसित भारत किस प्रकार से रहेगा। तो ये 5 सालों का रखा गया है, 2026 से 31 तक के बीच का क्या होगा। 16वां वित्त आयोग जो है किसके द्वारा ये किया गया, इसे जो हेडेड बाय अरविंद पनागरिया के द्वारा किया गया। 16वां जो वित्त आयोग बना, इसके जो अध्यक्षता जिन्होंने की उनका नाम है अरविंद पनागिरिया। और 2026 के बजट जारी होने के पहले आप लोग देखेंगे, जब से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई है, तो बजट पेश करने के दौरान की प्रक्रिया के पहले जो है वो दही खिलाने की परंपरा की शुरुआत की गई थी। तो ऐसा मानना है हमारे भारतीय संस्कार में कि किसी भी खास काम को करने के पहले हमें दही, शक्कर या मीठे से शुरुआत की जाती है, ताकि वो अच्छा दिन निकले। और इसमें हम बात कर रहा हूं 16th फाइनेंस के जो हेड रहे अरविंद पनागिरिया जी के द्वारा किया गया, और ये जो बजट जो है यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया जाता है। अब द डिवोल्यूशन फॉर्मूला, अब हस्तांतरण का क्या फॉर्मूला रहा, मतलब ट्रांसफर का है। 41% शेयर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स डेवलप टू स्टेट, और इसमें जो है 41% सेंट्रल टैक्स जो है डेवलप जारी किया गया स्टेट के डेवलप के लिए, राज्यों के विकास के लिए इसकी शुरुआत। लोकल ग्रांट, जो नीति ग्रांट आयोग, लोकल ग्रांट किया गया 1.4 लाख करोड़, 1,40,00,000 जो है लोकल ग्रांट दिया गया प्रोविंस टू रूरल एंड अर्बन बॉडीज। जो रूरल और अर्बन बॉडीज शहरी क्षेत्र के हैं, उन बॉडीज को किस प्रकार से को ग्रांट दिया गया। जिस प्रकार आप देखिएगा, जो रूरल और अर्बन बॉडीज में जो पंचायती राज जो है 73rd अमेंडमेंट के द्वारा और 74वां अमेंडमेंट द्वारा संविधान में इसका जिक्र किया गया। और फिस्कल ग्लिड पाथ जो हम बात कर रहे हैं, ये ग्लिड मतलब किस प्रकार से जो है राजकोषीय फिसलता गया। अब ये देखेंगे 2026 से 27 में
लक्ष्य अभी जो वर्तमान में है 4.3% जीडीपी का 4.3% है टारगेट, और इसको स्टेबल करने का टारगेट फॉर स्टेबल करने 27 से लेकर 2030-31 तक इसे जो है करने डेब्ट टू जीडीपी टारगेट रखा गया है 50% तक इसे पहुंचा दिया जाए। ओके, और अब हम बात कर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं नेशनल वॉलेट, वेयर द रुपी कम फ्रॉम गोज टू। आखिर रुपया कहाँ से आता है, बजट में रुपीस हमें कहाँ से प्राप्त होता है और कहाँ खर्च हो जाता है। रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम, आय, कहाँ से आय। और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, कहाँ चला जाता है। तो इसमें देखेंगे, इस पाई चार्ट से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो है जीएसटी से कुल 15% इनकम होता है देश में और 18% कॉरपोरेशन टैक्स से हमें पुरता है और 21% जो है इनकम टैक्स जो हम लोग देखते हैं आईटीआर फाइल करते हैं उसके द्वारा 21% लिया जाता है, मिलता है, इनकम होता है भारत सरकार को। और 24% बोरो एंड लायबिलिटीज, और 24% जो है क्या लिया जाता है, उधार लिया जाता है, ऋण लिया जाता है। और क्रूशियल ट्रेड ऑफ 20% स्पेंडिंग गोज सोली सर्विसिंग डेब्ट, और जबकि कुल खर्च का 20% हिस्सा केवल हमें लोन चुकाने में, ऋण चुकाने में चला जाता है। और हम अब देख सकते हैं अदर सेक्टर में जो है, अदर सेक्टर से 22% जो है राजस्व की होती है उत्पत्ति। अब देखिए किस प्रकार से कहाँ कहाँ खर्च हो जाता है। तो 22% जो है स्टेट को टैक्स देने में चला जाता है। 22%, 100 अगर मान लेते हैं 100 रुपये है तो उसमें 22 रुपया जो है स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है और 20% जो है इंटरेस्ट पेमेंट को चला जाता है। और खर्च जो है 17% सेंट्रल सेक्टर में जो स्कीम चल रहा है उसमें चला जाता है। जिस प्रकार से नमामि गंगे चला, उज्ज्वला योजना आया, प्रधानमंत्री आवास योजना आया, ये सभी क्या है, सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है। और डिफेंस में जो सुरक्षा के तौर पर हमारे में जो है 21% खर्च हो जाता है। सुरक्षा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आर्मी है, मिलिट्री फोर्स है, इन सब, और 30% अलग अलग क्षेत्रों में खर्च हो जाते हैं। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और याद कर सकते हो। अब बात करेंगे विजन 2047। अब लक्ष्य रखा गया 2047 तक का, स्पीड, कैपेसिटी एंड इंक्लूसिविटी। अब किस प्रकार का क्षमता होना चाहिए, अब उसकी बात हम करने जा रहे हैं। अब विजन 2047 स्पीड, कैपेसिटी एंड इंक्लूसिविटी। स्पीड जो है किस प्रकार से होगा, विजन 2047 में किस प्रकार हमारा देश आगे बढ़ेगा। एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ये तभी स्पीड होगा जब हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, जब ऊपर जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा और डेवलप। और कैपेसिटी, कैपेसिटी हम क्षमता को किस प्रकार से विकसित करें, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कैपेसिटी को इंक्रीज होना होगा डेवलप के लिए। ये हमारे लिए अच्छी बात है। कैपेसिटी, इन्हांसिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ पीपल टू बिकम पार्टनर इन नेशनल प्रोग्रेस। राष्ट्र के क्षेत्रों में विकास के लिए ये बहुत ही प्रमोटिंग का काम करेगा, कैपेबल बनाएगा, हमें सक्षम बनाएगा। और साथ ही साथ समावेशी, इंक्लूसिविटी, इंश्योरिंग, ये हम तय होगा
ensuring every family and religion has sufficient resources and approach। मतलब सभी परिवारों को इसके कारण जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा आगे बढ़ने को, और इसके कारण जो है इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति जो है स्फीति कंट्रोल किया जाएगा और सेल्फ रिलायंस किया जाएगा, इंक्रीज इन मैन्युफैक्चर एंड एनर्जी, और मैन्युफैक्चर के क्षेत्रों में वृद्धि होगा, ग्रोथ, और इस प्रकार जो है 7% की वृद्धि होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर द स्पीड मैंडेट। किस प्रकार का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा जो है और जो है भविष्य का नींव किस प्रकार से रखा जाए, इसके लिए इस बजट में जो है 7 जो है कॉरिडोर की शुरुआत की बात की है। तो इस संदर्भ में जो है आप इस मैप में देखेंगे, पहला जो शुरुआत करने की बात किए हैं, दिल्ली से वाराणसी के बीच एक कॉरिडोर बनेगा, साथ ही साथ बनारस से सिल्लीगुड़ी के बीच कॉरिडोर बनेगा, और सिल्लीगुड़ी जो है वर्तमान में जो है वेस्ट बंगाल में स्थित है। और तीसरा जो है हैदराबाद और बेंगलोर को कनेक्टिविटी के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है, साथ ही साथ हैदराबाद को चेन्नई से जोड़ने के लिए जो है कॉरिडोर बनाया जा रहा है, साथ ही साथ चेन्नई को बेंगलोर से जोड़ने के लिए भी बनाया जा रहा है, साथ ही साथ आप पुणे हैदराबाद में भी कॉरिडोर बनाने की बात की गई है इस बजट में, और मुंबई और पुणे के बीच भी इस में कॉरिडोर की बनाने की बात की गई है। और इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ किस प्रकार की रहेगी, इसकी भी कल्पना की गई है, क्योंकि भविष्य के संदर्भ में कितना खर्च होगा ग्रोथ में। वर्तमान समय में फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2 लाख करोड़ एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुई। अब लक्ष्य रखा गया है 2027 तक में इससे 12.2 लाख करोड़ किया जा सके। फैट एंड लॉजिस्टिक हाइलाइट्स, अब हम इसमें देखेंगे किस प्रकार की माल ढुलाई और लॉजिस्टिक को हाईलाइट किया जा रहा है। जैसा कि न्यू डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, दनकुनी से लेकर, दनकुनी जो है ईस्ट में है और सूरत वेस्ट में पड़ता है, यहाँ तक एक डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। साथ ही साथ ऑपरेशनलाइजिंग 20 न्यू वाटरवेज, नए जो है 20 नए नेशनल वाटरवे बनाने की बात कही गई है इसमें, नेशनल वाटरवे। और साथ ही साथ कोस्टल कार्गो टारगेट रखा गया है इंक्रीजिंग। जब ये नेशनल वाटरवे बन जाएंगे तो उसी में कोस्टल कार्गो टारगेट रखा गया है, जिसे बढ़ाकर इंक्रीज फ्रॉम 6 to 12 बाय 2047, मतलब भविष्य को लेकर इसमें टारगेटेड किया गया है। इसमें बात किया जाए कोस्टल कार्गो जो टारगेट रखा गया, जिससे बढ़ा 6 से 12% करने का बात किया गया है। और ये कार्गो किस प्रकार से होता है, इसमें माल निकासी की बात करते हैं, माल। अब बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम असेंबल टू इनोवेशन। अब किस प्रकार का स्ट्रेटजी है आगे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, विनिर्माण करने के लिए, और रणनीतिक क्षेत्र असेंबल टू इनोवेशन, किस प्रकार का इनोवेशन किया जाए, इसके लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें सेमीकंडक्टर की बात की गई है, जो कि लॉन्च ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 के द्वारा इसे लॉन्च करने की बात की गई है। साथ ही साथ बायोफार्मा जो दवाइयाँ होती है, बायोफार्मा शक्ति नाम से ये स्कीम आ रही है,
जिसको लक्ष्य रखा लॉन्च विथ 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, जिसमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया गया है। इसके तहत जो है 3 नए संस्थाओं को खोलने का इस बजट में जिक्र किया गया है। साथ ही साथ एनर्जी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्रों में, जो ऊर्जा के क्षेत्रों में भी जो विकास के लिए इसमें बात की जा रही है। BCD acceptance of lithium ion battery manufacturing equipment 40,000 करोड़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जो बिजली पर चलने वाली चीजों और लिथियम आयन वो बैटरी, आप जानते होंगे लिथियम आयन बैटरी होता है जिससे हम इजीली चार्जेबल होता है, ये ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलाता है। और इसके लिए इक्विपमेंट मतलब बैटरी को बनाने के लिए 40,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर की बात की गया है, निर्माण करने की बात। और रेयर जो है अर्थ इसमें जो है स्पेशल कॉरिडोर की बात करें, जो रेयर मिनरल्स है, जो खनिज संसाधन है जो बहुत ही कम उपलब्ध है उसके लिए, जैसा जो कि इस क्षेत्र भारत के जो है नॉर्थ साउथ के क्षेत्रों में आप देखेंगे, ये जो साउथ का पार्ट है और इधर जो है बंगाल तक लेकर, इसमें रेयर मिनरल्स पाई जाती हैं। जैसे केरल के क्षेत्रों में बात की गई है, तमिलनाडु की, ओडिशा की और आंध्र प्रदेश में, इस क्षेत्रों में रेयर जो मिनरल्स होगा उसके लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाने की बात की है, बीच में कोई नहीं। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाएगा। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता जो है बढ़ेगी। इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चर एनर्जी ग्रोथ जो है 7% ग्लोबल हेडविंड्स होगा, डिस्पाइट होगा। अब बात करेंगे इमर्जिंग इंटरप्रेन्योर MSME, माइक्रो स्मॉल, इसका जो फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसे जो है सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। और इसमें जो है अब देखते हैं क्या क्या का बात किया गया है। इमर्जिंग इंटरप्रेन्योर, अब जो है इमर्जिंग इंटरप्रेन्योर्स MSMEs मतलब उभरते जो उद्यमी है उसके लिए क्या क्या इस बजट में है। जो सूक्ष्म लघु का काम करते हैं मतलब छोटे मोटे काम करते हैं, इस उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 10,000 करोड़ का फंड जारी किया गया है। नेचर टू फर्दर के चैंपियन, क्रेडिट गारंटी सपोर्टेड फॉर इन्वेंस डिस्काउंटिंग, उसे डिस्काउंट दिया जाए। ये किस प्रकार से किया जाएगा, इसमें कुटीर उद्योग जो लघु मतलब कुटीर कॉटेज इंडस्ट्री का जिक्र है। और देखिए ट्रेंड्स जो प्लेटफॉर्म बनाया गया इन्वेंस इंस्टेंट सेटलमेंट, तुरंत ही सेटलमेंट करने की बात की गई है। टेक्सटाइल एक्सपेंशन करने की, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेगा टेक्सटाइल पार्क, और जो है मेगा टेक्सटाइल पार्क को बनाने की योजना चल रही है। नई स्कीम जो है नेशनल फाइबर, मैन मेड फाइबर, एडवांस फाइबर, जो धागों का काम करते हैं नेशनल फाइबर, उसको बनाने की बात की गई है। ट्रांस मैंडेट एज ए ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्लेटफॉर्म फास्टर पेमेंट, तेज मतलब ट्रांस मैंडेट जरूर रखा गया, ट्रांजैक्शन को तुरंत से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया ट्रांस प्लेटफॉर्म जिसके द्वारा पेमेंट को इजीली पहुंचाया जा सके आसानी से। जिस प्रकार बिहार में जीविका दीदियों को 10-10 हजार दिया गया, कितना सुख। अब बात करने वाला हूं एग्रीकल्चर शिफ्टिंग हाई वैल्यू कैश क्रॉप। अब एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्रों में जो है किस प्रकार हाई वैल्यू बना कैश
जो क्रॉप होते हैं उसको किस प्रकार हाई वैल्यू प्रदान किया जाए, मतलब उनके अच्छे दाम मिल सके। फ्रॉम फार्म टू फ्रंटियर। अब देखते हैं किसान में किस प्रकार से किया गया। कैश एंड कोका गोल्स टू बिकम प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड्स। अब इसे जो है काजू और कोका को किस प्रकार से ग्लोबल बनाया जाए, मतलब वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जाए। तो कैश जो काजू होता है आप लोग उसका पिस्ता बन भी खा सकते। और ये कोका जो है, कोका जब आजकल जानते हैं बच्चे लोग चॉकलेट कितना पसंद करते हैं, ये जो है कोका का पाउडर इस्तेमाल होता है उस चॉकलेट बनाने में। तो इसको ग्लोबल स्तर पर किस प्रकार से पहुंचाया जाए। साथ ही साथ दूसरा जो है सैंडलवुड की बात की गई है, किस प्रकार से चंदन की लकड़ियों को किस प्रकार स्पेशल स्कीम फॉर ट्री, जो भी पेड़ लगाएगा उसके लिए स्पेशल स्कीम लाए। ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या हो गया, फिशरीज से संबंधित है, मछलियों से संबंधित, जल से। ब्लू इकोनॉमी 500 रिजर्वियर्स एंड अमृत सरोवर फॉर फिशरी। मछली उत्पादन के लिए 500 रिजर्वियर अमृत सरोवर बनाने की बात की गई है, क्योंकि हम देखते हैं मछली उत्पादन जो है भारत में बहुत होता है। फ्रंटियर। अब जो है भारत विस्तार नाम से लॉन्च किया गया है एआई टूल्स, जो किसान को मदद करेगा, डिसीजन मेकिंग में काम करेगा। और कोस्टल पर फोकस किया गया, कोस्टल जो एरिया होता है। नेक्स्ट में स्कीम फॉर कोकोनट कल्टीवेशन टू रिप्लेस अनप्रोडक्टिव ट्रीज। किस प्रकार से कोकोनट के कल्टीवेशन को, कोकोनट मतलब नारियल की खेती के लिए भी प्रावधान किया गया, किस प्रकार से अनप्रोडक्टिव ट्रीज जो है उसको काम। कोऑपरेटिव रिलीफ। सहकारिता किस प्रकार से सहकारिता में रिलीफ पहुंचाया रहा है। टैक्स डिडक्शन फॉर केटल फीड एंड कॉटन सीड सप्लाई, मतलब टैक्स को कमी किया गया है, कटौती किया गया है, जो खाने के केटल फीड है, जो अनाज खिलाया जाता है गाय बकरी को, कॉटन सीड सप्लाई को, इसकी बात की गई है। इसमें नेक्स्ट स्लाइड हम यूथ एंड स्किल क्रिएटिव इकोनॉमी, किस प्रकार से युवाओं में स्किल को डेवलप किया जाए, अब इसकी बात की जा रही है। तो ये किस प्रकार से होगा, इसका नींव क्रिएटर इकोनॉमी। अब जो है आप लोग क्रिएटर बन के किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जो है भारत का अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। द AVGC content creator labs in 15,000 secondary school and 500 कॉलेज। अब जो है AVGC मतलब एनिमेशन और गेमिंग के जरिए किस प्रकार से क्रिएटर के लिए लैब बनाने की बात की है। 15,000 सेकेंडरी स्कूल में लैब और साथ ही साथ 500 कॉलेज में लैब बनाने की बात की गई। इनका टारगेट है इनसाइड टारगेटिंग 20 लाख जॉब इन गेमिंग एंड कॉमिक्स बाय 2030। और इस बजट का लक्ष्य है 2030 तक में लगभग 20 लाख लोग जो है जॉब क्रिएट कर पाएंगे गेमिंग सेक्टर में, कॉमिक सेक्टर में। और हायर एजुकेशन के लिए, मतलब ये सब यूथ के लिए, युवाओं को आकर्षित करने वाला बजट है। इसमें बताया गया हायर एजुकेशन, उस शिक्षा के लिए सपोर्ट फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से मुंबई में हायर एजुकेशन की बात, और न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन फॉर ईस्टर्न इंडिया में के विकास के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन की बात की है। इसमें 3 जो है नीपर्स, फार्मा एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 3 नीपर्स की शुरुआत करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ टूरिज्म सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए गाइड के तौर पर
पर टूरिज्म अब स्किलिंग 10,000 गाइड्स एंड 20 आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मतलब भारत में लगभग 20 जो है टूरिस्ट जो जगह है वहाँ 10,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करके गाइड का काम करने को कहा जा की बात की। इसमें ये जो आप देख सकते हैं ये एक प्रकार का एक पेड़ है, कैरियर लेडर स्किल ट्री। किस प्रकार से कैरियर को आप लोग इस सीढ़ी के जरिए, इस पेड़ के जरिए जो दिखाया गया है क्रिएटर के जरिए भारत के विकास में आर्थिक रूप से आप मदद कर सकते हैं। और जो है इसमें हेल्थ केयर, वेलनेस केयर एंड क्योर्स की बात कही है। किस प्रकार से स्वास्थ्य का जो है वेलनेस रखा जाए, केयर आरक्षित किया गया, वेलनेस केयर एंड क्योर्स को इस प्रकार से इलाज किया जाए। अब इलाज के क्षेत्रों में क्या क्या किया जाए, अफोर्डेबिलिटी की बात की है, मतलब सभी तक अफोर्ड हो सके, पहुंच सके अफोर्डेबिलिटी। इसमें बताया कस्टम ड्यूटी रिमूव्ड ऑन 17 कैंसर ड्रग्स मेडिसिन फॉर 7 रेयर डिजीज। मतलब कस्टम ड्यूटी जो सीमा कस्टम शुल्क होता है उसको हटा दिया गया 17 कैंसर की दवाइयों पर। साथ ही साथ 7 जो रेयर डिजीज है उनकी दवाइयों में कस्टम ड्यूटी को घटाया गया, बात की है। प्राइस रिडक्शन फॉर डायबिटीज एंड कैंसर मेडिसिन, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके जो दवाइयों की कीमत को घटाने की बात की गई है। साथ ही साथ सेकेंड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, किस प्रकार से विकास किया जाए उसकी बात किया है। इसके तहत जो है 3 नए आयुर्वेदिक एम्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की बात की गई है। न्यू ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर इन जामनगर WHO के सपोर्ट से नए जो है पारंपरिक जो है दवाइयां हैं उनको विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो सके WHO की मदद से, इसको बात करने की बात क्या है। निमहंस टू नॉर्थ इंडिया फॉर मेंटल हेल्थ, मतलब बौद्धिक तौर पर जो मेंटल हेल्थ होता है उसके लिए जो है नॉर्थ इंडिया में निमहंस 2 की शुरुआत करने की बात की गई है। और केयर इकोनॉमी, ये किस प्रकार से इकोनॉमी को केयर करेगा। मैसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 1.5 लाख मल्टी स्किल केयर गिवर्स, कई जो है 1.5 लाख जो है मल्टी स्किल को किया जाएगा, उनको अलग अलग जो स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ अब महिलाओं को सोसाइटी इंपावरिंग वुमेन एंड वर्नेबल, मतलब समाज में किस प्रकार से महिलाएं सुरक्षित महसूस हो कर सके, इंपावरिंग अपने आप को इंपावर कर पाए, और किस पर आरक्षण की बात की गई है। इसके तहत जो है महिलाओं के विकास के लिए लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है। इसमें जो है महिलाओं को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए, सेल्फ हेल्प के लिए सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ सी मार्ट्स की शुरुआत की बात की गई है। लॉन्च कम्युनिटी ऑन रिटेल आउटलेट रूरल में, ग्रामीण जो क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको जो है उनके सामान को किस प्रकार से रिटेल किया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, उसकी बात इसमें की गई है। किस प्रकार से महिलाओं के पास ये बुनियादी चीजों को पहुंचाया जा सके ताकि वो व्यापार कर सके। मतलब सी मार्ट्स में वो होता है ग्रामीण महिला उद्यमी के लिए खुदरा मंच, खुदरा मतलब रिटेल आउटलेट तैयार करने के बाद। साथ ही महिलाओं के लिए एजुकेशन में गर्ल्स हॉस्टल टू बी बिल्ट 800 डिस्ट्रिक्ट 1 पर डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये लक्ष्य रखा गया है प्रत्येक जिले में एक हॉस्टल बनवाने की बात की गई जिसमें 800 जिले में। और सीनियर और दिव्यांग के लिए, सीनियर जो सिटीजन है वृद्ध लोगों और दिव्यांग के लिए जो है बात की गई है, PM दिव्यांग केंद्र की बात की गई है।
स्ट्रेंथनिंग विद द ट्रेनिंग एंड असिस्ट डिवाइस असिस्टिव, मतलब दिव्यांग केंद्र खोले जाएंगे, इसमें ट्रेनिंग दिए जाएंगे और जो डिवाइस होते हैं जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए डिवाइस प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ एन मको द्वारा, ये संस्था द्वारा स्केलिंग अप प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल, मतलब आर्टिफिशियल जो लिम्ब लगाया जाए, पैर लगाया जाए, किस प्रकार से, मतलब जिसका पैर नहीं है दिव्यांग को, उनको किस प्रकार से पैर दिया जाए। अब बात करेंगे टैक्स पेयर लेजर सैलरी मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास को जो है टैक्स पेयर जो टैक्स देते हैं उनके लिए अब क्या क्या योजना है। पेयर्स लेजर सैलरी एंड मिडिल क्लास, अब जो है बात किया जा रहा है जो टैक्स भरते हैं करदाता का खाता वही, और वेतन भोगी और मिडिल क्लास के लिए क्या क्या है इस बजट में। तो इसमें बताया गया नो चेंजेस इन टैक्स स्लैब, जो टैक्स स्लैब था बना था पिछले साल उसमें कोई बदलाव नहीं। न्यू इनकम टैक्स एक्ट इफेक्टिव 1 अप्रैल 2026, 2026 से जो है नया इनकम टैक्स अधिनियम पारित किया जाएगा। रिवाइज रिटर्न डेडलाइन एक्सटेंड टू 31 मार्च, और जो रिटर्न फाइल करने का डेट था उसको बढ़ा के 31 मार्च कर दिया गया। जो आप लोग ITR फाइल करेंगे काफी लोगों को इससे राहत मिलेगी। अब देखिए क्या क्या रिलीफ मिला है सेविंग पे। इसमें जो है प्राइस को घटाया गया है, मोबाइल फोन के, EV स्कूटर को, कार को, सोलर प्रोडक्ट को, इन सब का दाम घटाया गया है। टैक्स एग्जेम्पशन जिसमें छूट दिया गया है टैक्स में, मोटर एक्सीडेंट क्लेम अमाउंट, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा मोटर एक्सीडेंट, उसमें जो अमाउंट को क्लेम करेगा उसमें टैक्स को एग्जेम्पशन किया है, मतलब घटा दिया है। और इंक्रीज एडजस्टमेंट समायोजित, जैसे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम था उसी इंक्रीज एंड एडजस्टमेंट समायोजन किस प्रकार किया जाए। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी रेज फ्रॉम 0.2% टू 5%, 0.05% फ्यूचर्स। ट्रांजैक्शन में जो है इसे 0.02% से बढ़ा कर 0.5% ऑन फ्यूचर में भविष्य में करने की बात की गई है। तो अब जो है बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कंपनी, जो बिजनेस करेंगे यूजिंग करेंगे अब उनके लिए क्या क्या है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कंप्लायंस, मतलब व्यापार करने के लिए सुगमता और अनुपालन के लिए क्या क्या किए गए। रिडक्शन इन फ्रिक्शन, और घटाया गया रिडक्शन फ्रिक्शन के लिए। TCS रिडक्शन, TCS में रिडक्ट किया गया। टैक्स कलेक्ट सोर्सेज ऑन ओवरसी टूर पैकेज एजुकेशन मेडिकल LRS रिड्यूस 5% टू 2%, और जो भी टैक्स कलेक्ट किया टूर पैकेज जो किया जाएगा या एजुकेशन के लिए या मेडिकल के लिए, मेडिकल के क्षेत्रों में या टूर किया जाएगा, मतलब दूसरे देश जाएंगे, इसलिए घटाकर 5 से 2% कर दिया गया। इट डिक्रीज। साथ ही साथ TDS डिक्रिमिनलाइजेशन, अब TDS का डिक्रिमिनलाइजेशन किस प्रकार किया जाएगा। प्रोसेक्यूशन ऑफ नॉन प्रोडक्ट्स ऑफ बुक्स ऑफ पेमेंट फेल्योर, और TDS को डिस्क्रिमिनलाइज किया जाएगा। जो हम पेमेंट करते हैं जैसे बुक खरीदते हैं या पेमेंट फेल्यूर पर, उसमें TDS डिक्रिमिनलाइजेशन किया जाएगा। और साथ ही साथ डिजिटल गवर्नेंस, किस प्रकार से जो है डिजिटलाइज जो है प्रशासन को किया जाएगा। सिंगल इंटरकनेक्टेड डिजिटल विंडो फॉर कार्गो क्लियरेंस, एक सिंगल जो है बनाया जाएगा इंटरकनेक्टेड जोड़ने के लिए डिजिटल विंडो बनाया जाएगा कार्गो
क्लियरेंस के लिए, मतलब माल या ढुलाई या निकासी, मतलब सीमा शुल्क को कम करने के लिए किया जाएगा डिजिटलाइज। पेन बेस्ड चालान टू रिप्लेस 10 और टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। और जो है चालान की व्यवस्था की जाएगी जो प्रॉपर्टी इमूवेबल, जो जिसे हम मूव नहीं कर सकते हैं, जैसे जमीन हुआ। अब एमनेस्टी स्कीम क्या क्या रखी गई, अब इसके संदर्भ में भी। और जो एमनेस्टी स्कीम मतलब क्षमादान योजना जो लागू किया जाएगा, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑफ फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स, इसमें क्षमादान दिया जाएगा जो कि एसेट्स अपना डिक्लेयर करेगा, अपना जो संपत्ति है बताएगा, 20 लाख से कम होगा इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 2024 से, इसका भी होगा। अब 2047 का क्या रोड मैप है, अब लास्ट में हम इसका देखने वाले हैं क्या होगा। द रोड टू 2047 इंस्पिरेशन टू इनटू अचीवमेंट। अब जो है 2047 में किस प्रकार से आकांक्षा को उपलब्धि में बदलना है, मतलब जो अचीवमेंट होगा हमारा, मतलब आकांक्षा जो हमारा इंस्पायर, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, जैसे कोई कहेगा मैं आईएएस बनना चाहता हूँ या कोई पुलिस बनता है, उसको किस प्रकार से हासिल करना है इसकी बात की गई। इसी प्रकार तो इसमें अमृत काल की बात की गई है। और अमृत काल में जो बात की गई है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का बात, रीचिंग द लास्ट मील, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट की बात है, अनप्लीजिंग पोटेंशियल की बात, मतलब क्षमता को उजागर करना, किस प्रकार से इफिशियंसी को लागू करना है, मतलब उजागर करना है, ये बात। ग्रीन ग्रोथ किस प्रकार से किया जाए, ता और साथ ही साथ यूथ के पावर को किस प्रकार से मिले, युवाओं की शक्ति की बात की है, फाइनेंशियल सेक्टर में की बात किए हैं, साथ ही मार्केटिंग सेक्टर की बात की है, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है। ओके, अब हम देखेंगे एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम, किस आइटम में सबसे ज्यादा खर्च की बात की गई है इस बजट में। तो ट्रांसपोर्ट की हमने आपको बताया। अब एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम कितना खर्च हुआ किस पे बात की गई है। तो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में 5,98,520 करोड़ की बात की है। साथ ही साथ डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में 5,94,585 करोड़, रूरल डेवलपमेंट में जो है 2,73,108 करोड़, होम अफेयर्स के क्षेत्र में 2,55,234 करोड़, साथ ही साथ एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ में 1,65,671 करोड़, एजुकेशन में 1,39,289 करोड़, साथ ही साथ एनर्जी में 1,09,029 करोड़, हेल्थ में 1,04,599 करोड़, साथ ही अर्बन डेवलपमेंट जो शहरी विकास के लिए 85,522 करोड़, आईटी और टेलीकॉम के लिए 74,560 करोड़, कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए 70,296 करोड़, साथ ही साथ वेलफेयर 62,362 करोड़, साथ ही साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए 55,756 करोड़, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर 45,500 करोड़, और एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, फॉरेन अफेयर्स जो होते हैं 22,119 करोड़, फाइनेंस में 20,649 करोड़, और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 6,812 करोड़ इस बजट में जारी किया गया है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में
5,98,520 करोड़ और सबसे कम जो है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।